तो चलिए बात करते हैं सन 1500 की और एक ऐसी समुद्री यात्रा की जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पेद्रो अल्वारेस कैब्राल के उस ऐतिहासिक सफर की जिसमें काली मिर्च, मुनाफा और एक पूरी की पूरी नई दुनिया शामिल थी। सोचिए कैसे काली मिर्च की मामूली सी दिखने वाली तलाश एक बिल्कुल नए महाद्वीप की खोज और एक विशाल वैश्विक साम्राज्य की नींव रख सकती है। यही तो वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी कहानी घूमेगी। और ये कहानी देखिए सिर्फ मसालों की नहीं है, इसमें संयोग है, जबरदस्त महत्वाकांक्षा है और एक ऐसा टकराव है जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। तो फिर शुरू करते हैं। कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर ये यात्रा पुर्तगाल के लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों थी, और इसका जवाब छिपा है मसालों की एक जबरदस्त दौड़ में। देखिए, 15वीं शताब्दी का समय था और कई चीजें एक साथ हो रही थीं जो पुर्तगाल को समंदर की ओर धकेल रही थीं। सबसे पहले तो राजनीतिक तौर पर नए नए देश बन रहे थे और हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता था। फिर आता है सबसे बड़ा कारण, पैसा, मतलब आर्थिक वजह। यूरोप में मसालों की मांग आसमान छू रही थी, लेकिन जमीन के रास्ते पर वेनिस और अरब के व्यापारियों का पूरा कंट्रोल था। टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही थी। एस्ट्रोलैब और कंपास जैसे नए आविष्कारों ने लंबी समुद्री यात्राओं को मुमकिन बना दिया था। और हाँ, एक धार्मिक एंगल भी था, ईसाई धर्म को फैलाने की चाहत। तो असल में मुद्दा ये था कि पुर्तगाल एक बहुत बड़ी आर्थिक पहेली को सुलझाना चाहता था। सोचिए, उस जमाने में मसाले एक तरह से सोना थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि भारत से यूरोप तक पहुंचते पहुंचते इन पर अरब, तुर्की और फिर इटली के व्यापारियों की कई परतें चढ़ जाती थीं। नतीजा, यूरोप में मसाले अविश्वसनीय रूप से महंगे हो जाते थे। पुर्तगाल इसी बीच वाले रास्ते को, इस मोनोपोली को तोड़ना चाहता था। सीधा भारत जाओ, मसाले लाओ और जबरदस्त मुनाफा कमाओ। प्लान सिंपल था। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि कैब्रल की ये यात्रा अचानक से नहीं हुई। इसके पीछे दशकों की मेहनत थी। सबसे पहले 1488 में बार्टोलोमियो डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर यह साबित कर दिया कि हाँ, समुद्र से भारत जाना मुमकिन है। फिर ठीक 10 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा उसी रास्ते पर चलकर असल में भारत के कालीकट तक पहुंच गए। तो कैब्रल का मिशन क्या था? उनका मिशन था इस कामयाबी को एक बड़े और ज्यादा मुनाफे वाले अभियान में बदलना। तो मिशन सेट था, मंजिल भारत थी, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहीं से शुरू होता है एक अप्रत्याशित खोज का सफर। अब जरा इस मिशन के साइज का अंदाजा लगाइए। पुर्तगाल के राजा ने कैब्राल को कोई 1-2 जहाज नहीं दिए, बल्कि पूरे 13 जहाजों का एक जबरदस्त बेड़ा सौंपा। ये कोई छोटी मोटी खोजबीन नहीं थी, और इन जहाजों पर सवार थे करीब करीब 1500 लोग, सैनिक, नाविक, व्यापारी सब मिलाकर। इससे साफ पता चलता है कि पुर्तगाल इस मिशन पर कितना बड़ा दांव लगा रहा था। अच्छा, अब सवाल यह है कि वो इतनी लंबी यात्रा करते कैसे थे। उनके पास एक सीक्रेट हथियार था, एक खास नेविगेशन तकनीक जिसे कहते थे वोल्टा डो मार। इसका मतलब है समुद्र का मोड़। देखिए, सीधा सीधा अफ्रीका के किनारे किनारे जाने के बजाय पुर्तगाली नाविक अटलांटिक में पश्चिम की तरफ बहुत दूर खुले समंदर में निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें वो तेज हवाएं मिलती थीं जो एक बड़ा चक्कर काटकर उन्हें सीधा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे की तरफ धकेल देती थीं। और यही तकनीक तो हुआ ये कि इसी वोल्टा डो मार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैब्राल का बेड़ा पश्चिम में कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया, और फिर 22 अप्रैल 1500 को उनकी नज़र एक ऐसे जमीन पर पड़ी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक अनजान तट। कैब्राल को लगा कि ये कोई द्वीप है और उसने फौरन इसका नाम रखा इल्हा डी वेरा क्रूज और इस पर पुर्तगाल का झंडा गाड़ दिया। और बस इसी एक पल ने इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक को जन्म दे दिया। क्या ये जो जमीन मिली, जो आगे चलकर ब्राजील कहलाई, वो बस एक एक्सीडेंट था, या फिर पुर्तगालियों को पहले से ही अंदाजा था कि अटलांटिक के उस पार कोई जमीन है और वो जानबूझकर वहां गए थे? सच कहूं तो इस सवाल पर इतिहासकार आज तक बटे हुए हैं। खैर, ब्राजील में कुछ समय रुकने के बाद बेड़े ने अपना सफर फिर से शुरू किया, अपनी असली मंजिल भारत की ओर। लेकिन कालीकट पहुंचकर जो हुआ वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। यहां कहानी एक हिंसक मोड़ लेने वाली थी। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। जब कैब्राल का बेड़ा कालीकट पहुंचा तो वहां के स्थानीय शासक जोमोरिन ने उनका स्वागत किया। बातचीत अच्छी रही और पुर्तगालियों को एक ट्रेडिंग पोस्ट, मतलब एक तरह का गोदाम बनाने की इजाजत भी मिल गई।
पहली नज़र में लगा कि मिशन तो कामयाब हो गया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कालीकट में पहले से ही अरब व्यापारी थे जो सदियों से वहां मसालों का कारोबार कर रहे थे। अब ये नए खिलाड़ी, ये पुर्तगाली, उनके लिए एक सीधा खतरा थे। उनका पूरा का पूरा बिजनेस, उनकी मोनोपोली दांव पर लग गई थी। जाहिर है वो चुप बैठने वाले नहीं थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तनाव बढ़ता गया और एक दिन अरब व्यापारियों ने कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर पुर्तगालियों की उस नई फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। ये एक अचानक हुआ हमला था और इसमें 50 से भी ज्यादा पुर्तगाली मारे गए। कैब्राल इस हमले से एकदम आग बबूला हो गया। उसने शासक से जवाब मांगा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने ऐसा बदला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने बंदरगाह पर खड़े अरब व्यापारियों के जहाज़ों को लूटा, उन्हें आग लगा दी और यही नहीं रुका, उसने पूरे के पूरे शहर पर घंटों तक बमबारी की। ये एक साफ संदेश था। और ये जो कैब्राल ने किया ना, इसी को इतिहास में एक नाम दिया गया, गन बोट डिप्लोमेसी। मतलब अपनी नौसेना की ताकत के दम पर, अपनी तोपों के जोर पर दूसरे देशों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना। ये वो रणनीति थी जिसे पुर्तगालियों ने शुरू किया और फिर आने वाली सदियों में बाकी यूरोपीय ताकतों ने भी इसे खूब इस्तेमाल किया। कालीकट में इतनी हिंसा और खून खराबे के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की असली नींव रखी जानी शुरू हुई थी। तो कालीकट में तो मामला बिगड़ चुका था, लेकिन कैब्राल एक चतुर कमांडर था। उसने हार नहीं मानी। वो वहां से दक्षिण की ओर एक दूसरी जगह गया जिसका नाम था कोचीन। अब कोचीन जो था वो कालीकट का पुराना दुश्मन था और हमेशा उससे आज़ाद होना चाहता था। कैब्राल ने इसी आपसी फूट का फायदा उठाया। उसने कोचीन के शासक से दोस्ती कर ली, एक गठबंधन बनाया और वहां अपनी नई ट्रेडिंग फैक्ट्री खोल ली। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा खोल लिया। लेकिन इस सब की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब ये बेड़ा चला था तो इसमें 13 जहाज थे, वापस पहुंचे सिर्फ 7। 6 जहाज हमेशा के लिए समंदर में खो गए और इंसानी जान का नुकसान तो और भी भयानक था। करीब 1550 लोगों में से आधे, मतलब 700-800 लोग या तो समंदर में समा गए या लड़ाइयों में मारे गए। दुख की बात यह है कि इनमें वो महान खोजकर्ता बार्टोलोमू डायास भी थे जिनका जहाज एक तूफान का शिकार हो गया। इतने भयानक नुकसान के बाद कोई भी सोचेगा कि ये मिशन तो फेल हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि जो 7 जहाज वापस पुर्तगाल पहुंचे वो मसालों से लबालब भरे हुए थे। और जब इन मसालों को बेचा गया तो पुर्तगाल के राजा को कितना फायदा हुआ होगा? 800% का मुनाफा। जी हां, 800%। और बस इसी एक नंबर ने सब कुछ बदल दिया। इतने नुकसान के बावजूद इस यात्रा को एक जबरदस्त कामयाबी माना गया। इसी मुनाफे ने भविष्य के और भी खतरनाक अभियानों का रास्ता खोल दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे अजीब, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। ये यात्रा पुर्तगाल के लिए तो एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। इसी ने उनके वैश्विक साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इसके कमांडर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के लिए ये एक व्यक्तिगत हार साबित हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन वो राजा का भरोसा खो बैठा और उसे फिर कभी किसी बड़े मिशन की कमान नहीं सौंपी गई। वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। तो आखिर में हमारे पास ये बड़ा सवाल बचता है, कैसे सिर्फ एक समुद्री यात्रा जिसमें थोड़ा सहयोग था, बहुत सारी हिंसा थी और जबरदस्त व्यापार था, कैसे इस एक यात्रा ने 4-4 महाद्वीपों की किस्मत और उनकी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक सफर जो काली मिर्च के लिए शुरू हुआ, उसने अनजाने में ब्राजील खोज निकाला, भारत में ताकत के दम पर व्यापार शुरू किया और एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास में छोटी छोटी घटनाएं भी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती हैं।